इस बार आपके लिए एक ऐसा केस, एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसने मानो कि एक तरीके से पूरे शहर में 1 साल तक का लॉकडाउन सा ही लगवा दिया। लोग इतना डरने लग गए थे कि वो रात को अपने घरों से बाहर ही नहीं आते थे। अपने साथ छोटा मोटा हथियार रखते थे, अपने काम धंधे बढ़ाकर जल्दी घर जाया करते थे। थिएटर्स में रात को पिक्चर ही नहीं लगती थी क्योंकि लोग आते ही नहीं थे और लोगों ने अनजान लोगों पर विश्वास करना बंद कर दिया था। तो क्या हुआ ऐसा उस शहर में, क्या केस हुआ जिसकी वजह से लोग 1 साल तक इतना डरे रहे कि जब तक वो आरोपी पकड़े नहीं गए लोगों को चैन नहीं आया। जय गुरुजी, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर कुछ ऐसी कहानियों का एपिसोड नंबर 7, जोशी अभ्यंकर की कहानी। ये कहानी 1 दिसंबर 1976 से चालू होती है। पुणे शहर में भंडारकर रोड पर बहुत सारे बंगले हुआ करते थे। उनमें से एक स्मृति बंगला, जो बहुत ही आलीशान और बहुत ही बड़ा बंगला था, वहाँ पे उस टाइम के बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर रहा करते थे जिनका सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नाम था, बहुत अमीर थे, अच्छे कामों के लिए जाने जाते थे और साथ ही साथ बहुत ही विद्वान थे। रात के 8 बज रहे होते हैं और उस टाइम पर घर में खाली 5 लोग मौजूद थे। काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर जो 88 ईयर्स के थे, उनकी वाइफ इंदिराबाई जो 70 साल की थी, उनकी मेड सक्कूबाई और उनके 2 पोता पोती, एक धनंजय 19 साल का और दूसरी जय 21 साल की। रात के 8:10 पर घंटी बजती है। काशीनाथ जी ये सोचकर दरवाज़ा खोलने के लिए खड़े होते हैं कि उनका बेटा और बहू आई होगी। वो जाकर दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं वहाँ पर 4 अनजान नौजवान खड़े हुए थे। उन्हें लगता है ये कुछ पूछने आए होंगे कि उससे पहले वो चारों के चारों काशीनाथ जी पर हमला करते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं। काशीनाथ जी को वो कसकर पकड़ते हैं, उनके मुंह में कपड़ा डालकर उनका मुंह बंद कर देते हैं और साथ ही में अपने साथ लाई गई एक नीली कलर की नायलॉन की रस्सी से फंदा बनाकर उनके गले में डाल देते हैं। काशीनाथ जी की फैमिली ये सब कुछ देख रही होती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उन बंदों ने काशीनाथ जी का गला घोंटकर उनकी फैमिली के सामने उनकी जान ले ली। ये सब देखकर काशीनाथ जी की वाइफ इंदिराबाई की चीख निकल जाती है। उसके बाद ये चारों के चारों इंदिराबाई की तरफ बढ़ते हैं, उनके भी मुंह में कपड़ा डालते हैं, उनके भी गले में सेम फंदा बनाकर डालते हैं और उनकी भी जान ले लेते हैं। उसके बाद वो बढ़ते हैं धनंजय की तरफ, जो 19 साल का पोता था, उसके साथ भी वो यही करते हैं। फिर वो सक्कूबाई के गले में भी फंदा डालकर उनका भी गला घोंटकर उनकी जान ले लेते हैं। ये सब कुछ जय वहाँ पर खड़े होकर देख रही होती है, रो रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, ये लोग कौन है, क्या चाहते हैं। कि इससे पहले वो चारों के चारों जय को डराना और धमकाना शुरू करते हैं और उसको बोलते कि अपने सारे के सारे कपड़े उतारो अगर आपको जिंदा बचना है तो। जय डर के मारे अपने सारे कपड़े उतार देती है और उसको वो ज़मीन पर बिठाते हैं और उसको बोलते हैं कि हमें बताओ घर का सारा कीमती सामान कहाँ है, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ जो भी है हमें इसके बारे में बताओ। जय डर के मारे उनको सब कुछ बता देती है जो उसे पता होता है। वो सारे लोग जाते हैं घर में, जितना भी सारा कीमती सामान था, जो भी इन्फॉर्मेशन जय ने दी थी, उसके ज़रिए वो सारा लेकर आते हैं और उसके बाद जय के साथ भी वो सेम करते हैं जो उन्होंने बाकी चारों के साथ किया था। जय के गले में वो फंदा बनाकर डालते हैं, उसका गला घोंटते हैं और उसकी जान ले लेते हैं और वो वहाँ से ये सब कुछ कर निकल जाते हैं। अब रात के 10 बज चुके हैं। काशीनाथ जी का बेटा और बहू डिनर से वापस आ रहे होते हैं और अपने ही घर का थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि घर वाले रात को दरवाज़ा बंद रखते थे। लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि उनके ही फैमिली के 5 मेंबर उनकी आंखों के सामने मरे हुए हैं। ये सब देखकर उनको कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करें क्या ना करें। वो चीखने चिल्लाने लगते हैं और ये सारी आवाज़ें सुनकर आसपास के पड़ोसी और जितने भी लोग थे वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद वो पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस को बताया जाता है कि इस एरिया में एक मर्डर हुआ है। पुलिस भी आती है अपना काम करने और पुलिस को लगता है कि एक मर्डर है, एक केस है, जरूर हम निपटा लेंगे, अपना काम करेंगे। पुलिस पहुंचती है जगह पर और वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर पुलिस भी थोड़ा सा चौंक जाती है और उनको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस केस। वो जाते हैं अंदर, घर के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पे 5 मर्डर हो रखे होते हैं। पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि हमारे शहर में 5 मर्डर एक ही घर में एक साथ, ऐसी तो न्यूज़ हमने भी पहले नहीं देखी। और इतने में वो नोटिस करते हैं कि सबके गले में वो जो नीले कलर का फंदा था वो है और साथ ही में एक बॉडी पे कपड़े नहीं है। ये सब देखकर एक पुलिस ऑफिसर बोलता है कि सर, हमने तो यही वाली मौत और यही वाला ऐसा केस 1 महीने पहले भी देखा था। और उसके बाद हमारी कहानी जाती है 1 महीना पीछे, 31 अक्टूबर 1976 को। अच्युत जोशी पुणे के ही बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जो रात को आराम से अपने घर जाते हैं, अपनी बीवी के साथ घर में बैठते हैं और आराम कर रहे होते हैं। उसी टाइम उनके घर में 4 लोग मुठभेड़ करके अंदर घुस जाते हैं और उनके साथ मारपीट करने की कोशिश करते हैं। उनके हाथ पैर बांधते हैं, उनके मुंह में कपड़ा डालते हैं और साथ ही में वो अपने साथ लाई गई नीली कलर की नायलॉन की रस्सी से गले का फंदा बनाते हैं और उनके गले में डालकर उनका गला घोंट देते हैं। और उसके बाद वो इधर उधर घर में सामान टटोलने लगते हैं, सारी कीमती चीज़ें देखने के लिए, चोरी करने के लिए इधर उधर देखने लगते हैं।
इतने में उन्हें एहसास होता है कि बाहर से कोई आ रहा है। वो सारे के सारे छुप जाते हैं और वेट करते हैं कि कौन आ रहा है। बाहर से मिस्टर जोशी का बेटा आनंद जोशी आ रहा होता है। वो छोटा सा बच्चा था। जैसे ही वो घर के अंदर आता है, ये चारों लोग उसका वेट कर रहे होते हैं और एकदम से उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसको भी पकड़ लेते हैं। उसको भी मारते पीटते डराते धमकाते हैं। वो चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है, लेकिन ये उसकी कुछ नहीं सुनते। ये उसके भी कपड़े उतारते हैं और उसको बोलते हैं कि घर में जो भी कीमती सामान है हमें उसके बारे में सब कुछ बताओ। वो छोटा सा बच्चा, उसे क्या ही पता कीमती सामान के बारे में। उसे जो भी कुछ पता था उसने इनको बता दिया। उन्होंने वो सारा सामान देखा। उनको जो भी चोरी वोरी का सामान मिला उससे वो ज़्यादा खुश नहीं थे, निराश थे वो, क्योंकि घर में कुछ ज़्यादा सामान नहीं था। वो सारा सामान लेकर वो निकलते हैं और आनंद जोशी को भी वैसे ही मारकर वहाँ से निकल जाते हैं। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो पुलिस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि पुणे जैसे शहर में 3 मर्डर हो जाना बहुत बड़ी न्यूज़ थी। और पुलिस को कुछ एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी घर में, जिसके बारे में पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही थी। लेकिन पुलिस ने अपना फोकस हटाया और केस पर ध्यान दिया। और उनको नोटिस करना था, उनको पता करना था कि भैया ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस इरादे से आए थे और क्या करने आए थे, और साथ ही साथ इसके पीछे कौन लोग हैं, कितने लोग हैं। पुलिस को ये सब कुछ पता करना था। पुलिस को ये भी डाउट था कि 3 डेड बॉडीज हैं, 2 पे कपड़े हैं, 1 पर नहीं है। अजीब सी स्मेल आ रही है घर में, सामान पूरा बिखरा हुआ है घर का, चोरी के नामो निशान लग रहे हैं, लेकिन बंदे जो हैं वो एक बंदे का तो काम नहीं है, कुछ ज़्यादा ही बंदे हैं। और साथ साथ पुलिस ने जितने भी फिंगरप्रिंट्स निकालने की कोशिश करी, उनको अच्युत जोशी की फैमिली के अलावा और किसी का फिंगरप्रिंट नहीं मिला। तो पुलिस को समझ में आ गया था ये जो चोर हैं ये कोई छोटे मोटे चोर नहीं है, बड़े शातिर चोर हैं, समझदार चोर हैं। ग्लव्स वगैरह पहन कर आए थे, और उस टाइम पर 1976 के टाइम पे सिक्योरिटी आपको पता है इतनी टाइट भी नहीं थी। तो वहाँ पर फिंगरप्रिंट को ही स्कैन करना एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी जो वहाँ की पुलिस के पास थी उस टाइम पर, और वहाँ पर भी वो फेल हो चुके थे। 31 अक्टूबर को 3 मर्डर हो चुके हैं जोशी फैमिली के, और यहाँ पर 1 दिसंबर को अभ्यंकर फैमिली से 5 मर्डर हो चुके हैं। पुलिस के पास बहुत ज़्यादा प्रेशर था उस टाइम पर। 8 लोगों का मर्डर हो चुका है, पुलिस को ये पूरा का पूरा केस सॉल्व करना है। और ये 8 मर्डर के बाद लोगों के अंदर इतना ज़्यादा डर बैठ गया था कि लोगों ने घर से बाहर ही निकलना बंद कर दिया। लोग रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे। फैमिली सारे ताला लगाकर घर में बैठ जाते थे। शाम को 6-7 बजे के बाद ही लोग अपने काम धंधे जल्दी से बढ़ाकर घर निकल जाते थे। रात को थिएटर्स में पिक्चरें ही लगना बंद हो गई। इतना ज़्यादा डर फैल गया था इन मर्डर्स की वजह से। पुलिस ने सीआरपीएफ को भी बुलाया और सीआरपीएफ भी वहाँ पर लगाई गई ताकि लोगों के लिए थोड़ी सी शांति बनी रहे। सीआरपीएफ और पुलिस ने मिलकर बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन ये केस में कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाए। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता गया और साथ ही साथ साल खत्म हो गया और 1977 आ गया, और यहाँ पर भी 2 महीने बीत गए और अब डेट आ जाती है 23 मार्च 1977। यहाँ तक अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है, लेकिन 23 मार्च 1977 को पुलिस के सामने एक खबर आती है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा केस जो था वो बदलने वाला था। इसके बाद हमारी कहानी चालू होती है 1977 23 मार्च की शाम को। पुलिस को एक खबर आती है कि पासी की नदी के किनारे एक लाश मिली, आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ पर एक लाश होती है जो लोहे की सीढ़ी के साथ बांधी होती है। ये देखकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये मर्डर का ही केस है, और उसके बाद पुलिस वाले अपनी और तहकीकात चालू करते हैं। तो उनको पता लगता है कि ये जो मर्डर ये रिसेंटली किया गया है, 1-2 दिन पहले ही, क्योंकि अगर बॉडी बहुत टाइम से पानी में पड़ी होती है, बहुत टाइम पहले फेंकी गई होती है तो सड़ गई होती, गल गई होती, बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो बॉडी में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे पता लग गया था कि हाँ जो भी मर्डर किया गया वो रिसेंटली किया गया, 1-2 दिन पहले किया गया है और यहाँ पर फेंक दी गई है बॉडी। उसके बाद वो और चेकिंग करते हैं तो उनको दिखती है गले पे नीले कलर की नायलॉन की रस्सी का गले का फंदा, जिससे पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये जो केस है ये पहले हुए हुए अभ्यंकर फैमिली और जोशी फैमिली के केस के साथ रिलेटेड है। पहले ही 8 मर्डर के केस जो थे वो सॉल्व नहीं हुए थे और साथ ही में एक और नया केस, ये पुलिस पर प्रेशर बनने वाला सीन था। पुलिस और चेक करती है, तहकीकात करती है तो उसको पता लगता है कि जो बॉडी है उसकी जो उम्र है वो ज़्यादा नहीं थी, मतलब जो इंसान था वो जवान था जिसको मारा गया है। और साथ ही साथ वो उसकी जेब चेक करते तो उनको एक आईडी कार्ड मिलता है जो ख़राब हो गया होता है पानी की वजह से, लेकिन उस पर साफ साफ कॉलेज का नाम पता लग जाता है, अभिनव कला महाविद्यालय, जो पुणे का ही कॉलेज था पास का, और उस बंदे का नाम अनिल गोखले। अब पुलिस समझ जाती है कि जो भी कुछ भी इस केस से रिलेटेड है उसका अगला सबूत मिलेगा तो इस कॉलेज में ही जाकर मिलेगा। इसके बाद पुलिस वाले जल्दी से अभिनव कला महाविद्यालय जाते हैं और वहाँ के स्टूडेंट से, वहाँ के सारे बच्चों से पूछताछ जो है वो चालू कर लेते हैं कि उनको अनिल गोखले के बारे में कुछ भी पता चल सके। वो सारे बच्चों से पूछते हैं कि आपने आखिरी बार अनिल को कब देखा था, कहाँ देखा था, किसके साथ देखा था, लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं पता लगता और बच्चों को कुछ भी नहीं पता होता इस बारे में। इतने में एक लड़का आता है पुलिस के पास और वो बोलता है कि सर मेरा नाम मत पूछना और ना ही किसी को बताना, लेकिन अनिल को मैंने आखिरी बारी राजेंद्र जक्काल के साथ देखा था। ये बोलकर बंदा वहाँ से चला जाता है और पुलिस वाले कहते हैं कि चलो अब राजेंद्र जक्काल को उठाया जाए। वो थोड़ी आगे जाते हैं और देखते हैं कि कॉलेज के गेट पर ही राजेंद्र जक्काल खड़ा होता है।
पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो वो बताते हैं कि मैं राजेंद्र जक्काल हूँ। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आपसे कुछ पूछताछ करनी है, आप चलिए। पुलिस वाले राजेंद्र को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वहाँ पर उससे पूछताछ चालू करते हैं कि आप 22 मार्च से 23 मार्च तक कहाँ थे, क्या कर रहे थे, अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताओ, आपने क्या क्या किया। राजेंद्र बताता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ था, दिलीप, शांताराम और मुनावर। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, इन तीनों को भी उठाओ। पुलिस वाले इन तीनों को भी उठा कर ले आते हैं। अब इन चारों के साथ पुलिस वाले इनके साथ पुलिस स्टेशन में पूछताछ कर रहे होते हैं। अब 1-2 दिन बीत जाते हैं और पुलिस के हाथ में कुछ भी खबर नहीं आती है। तो वो वापस राजेंद्र जक्काल को उठाते हैं और पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं पूछताछ करने के लिए। उस टाइम के एसपी मिस्टर मधुसूदन जो केस हैंडल कर रहे होते हैं, वो राजेंद्र से बात करते हैं और उनको बताते हैं कि देखो, केस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है, हमारे पास कुछ भी खबर नहीं है और अभी तक जो हमें पता लगा है वो यही पता लगा है कि आखिरी बारी सब ने अनिल को तुम्हारे साथ ही देखा था। तो तुम्हारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है अनिल को लेकर वो मुझे बता दो ताकि वो हमारी हेल्प हो जाए। राजेंद्र ये बातें सुनने के बाद बोलता है कि सर, मुझे लगता है कि प्रकाश हेगड़े का मर्डर और अनिल गोखले का जो मर्डर है उसके बीच में कुछ तो रिलेशन है। अब पुलिस वाले कहते हैं प्रकाश हेगड़े कौन है? तो राजेंद्र बताता है कि हमारे ही कॉलेज का स्टूडेंट था जो 1 साल पहले ऐसे ही कहीं गायब हो गया था और उसका भी मर्डर हो गया है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो दोनों केसेस है ना, ये कनेक्टेड है। पुलिस वाले राजेंद्र को भेज देते हैं और अब प्रकाश हेगड़े के केस के बारे में चेक करने की कोशिश करते हैं। अब वो पुलिस वाले अपने सारे रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, लेकिन प्रकाश हेगड़े से रिलेटेड कोई डेड बॉडी या कोई मर्डर केस कुछ भी नहीं था। लेकिन एक रिकॉर्ड था 1 साल पहले प्रकाश हेगड़े के मिसिंग का, और उसके बाद से किसी को कुछ नहीं पता था कि प्रकाश हेगड़े के साथ क्या हुआ है, क्योंकि उस केस में बोला गया था कि वो अपने घर से खुद गया है बाहर। मिसिंग रिपोर्ट थी बट उस केस पर कुछ काम नहीं किया गया था। पुलिस वाले ये सारी इन्फॉर्मेशन जानकर थोड़े से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि प्रकाश हेगड़े के बारे में किसी भी गवर्नमेंट के इंसान को नहीं पता है कि वो मर चुका है या क्या है। उसके रिलेटेड कुछ केस भी नहीं है, खाली मिसिंग केस था, और वो मिसिंग केस मर्डर में कब बदला उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। लेकिन राजेंद्र जक्काल के मुंह से निकला है कि प्रकाश हेगड़े का मर्डर और अनिल गोखले का मर्डर कनेक्टेड है। अब इसके पीछे पुलिस वाले बिना किसी सबूत के तो एक्शन ले नहीं सकते थे, लेकिन पुलिस ने अपने ही पुलिस वाले बंदे सिविलियन ड्रेस कोड में इन लोगों के पीछे छोड़ दिए निगरानी के लिए। जिसके चलते एक दिन पुलिस वाले ने कुछ सुना कि शांताराम और दिलीप बात कर रहे थे, जिसमें शांताराम बोलते कि कुछ नहीं होता, बॉस संभाल लेंगे, बॉस संभाल लेंगे। अब ये बात जाकर वो अपने सीनियर को बताता है कि सर, मैंने उनको बात करते हुए सुना था, जिसमें वो मैंने शांताराम को बोलते हुए सुना कि बॉस संभाल लेंगे। तो ये एक बंदे को बॉस बोलते हैं, इन चारों में से कोई ना कोई तो एक बॉस है जिसकी ये बात करते हैं। अब पुलिस वाले का ये लाइन सुनकर एकदम से दिमाग की जो घंटी है वो बजती है और उसे याद आता है कि कुछ एक ऐसा केस था जो 22 नवंबर 1976 को हुआ था, जिससे अब ये केस में ट्विस्ट आने वाला था। अब हमारी कहानी चालू होती है 22 नवंबर 1976 के दिन से। यहाँ तक पुणे के शहर में जोशी फैमिली वाले मर्डर हो चुके थे, लेकिन अभ्यंकर वाले जो फैमिली मर्डर्स थे वो अभी होने बाकी थे। 22 नवंबर 1976 की शाम को जोशमती भवाना के बंगले में कुछ लोग घुसते हैं चोरी के बहाने से। वो घर में घुसते हैं कि वो सारा कुछ चोरी करेंगे, सामान वगैरह जितना भी कुछ हो सके, और मे बी अगर वहाँ पर ऑलरेडी कोई हो तो उसको मारेंगे भी। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि बफाना के घर में ऑलरेडी जो उनके सर्वेंट्स थे वो बहुत ही हट्टे कट्टे और बहुत ही बड़े सर्वेंट्स थे। तो उनके साथ जब उनकी मुठभेड़ हुई उन 4 लोगों की, तीनों लोग उन चारों पर भारी पड़ने लगे और वो चारों के चारों डर गए। जिनमें से एक बंदा बोलने लगा कि बॉस, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो इतने में बॉस बोलते कि आ जाओ, बाहर निकलो, सारे बाहर निकलो। तो वो एकदम से सबको बोलता है कि बॉस ने बोला बाहर आ जाओ, सारे बाहर निकलो। इतने में ये सारे लोग बाहर भागते हैं अपनी जान बचाकर उन सर्वेंट से और बफाना से, और दीवार फांद कर वो निकल जाते हैं। इस सारे केस की खबर जो बफाना है वो पुलिस को देती है, लेकिन यहाँ पर जोशी मर्डर हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा था पुलिस पर। तो ये छोटे मोटे चोरी के केसेस जो बच गए थे उसके ऊपर पुलिस ज़्यादा ध्यान दे नहीं रही थी। लेकिन बफाना ने उस केस में ये भी मेंशन करा था कि हाँ, ये लोग आए थे, 4 लोग थे, इन्होंने मुठभेड़ करने की कोशिश करी, चोरी करने की कोशिश करी, और आखिरी में एक बंदा कुछ बोल रहा था कि बॉस ने बोला है, बॉस ने बोला, किसी को तो ये बॉस बोल रहे थे। अब ये जब केस पुलिस वाले को याद आता है तो उसकी घंटी बजती है दिमाग की, और उसे याद आता है कि हाँ, इनके में भी बॉस बोला है, और उस दिन भी उस केस में भी रिलेटेड किसी ने बताया था जो बंदे हैं चोरी करने आए थे वो किसी ना किसी को बॉस बोल रहे थे। अब यहाँ पर जो पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदलता जा रहा था। ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद पुलिस वालों को लगता है कि भैया ये अब चारों ही बंदे हैं जो मेन जो हमारे गुनहगार हैं, अब इनके ऊपर हमें नज़र रखनी होगी और इनके बारे में हमें जो कुछ पता चल सकता है हम वो पता करने की कोशिश करेंगे। पुलिस वाले जल्दी से कॉलेज वापस जाते हैं और सारे बच्चों से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं कि राजेंद्र, शांताराम, दिलीप और मुनावर के बारे में कुछ भी अगर किसी को पता चल सके, क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे लोग हैं। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, जो बच्चे थे, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते थे इन लोगों की वजह से, क्योंकि ये गुंडे थे वहाँ के। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। थोड़े बहुत बच्चों ने बताया कि सर ये आवारागर्दी करते हैं, दारू पीते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं, क्लासेस इन्होंने कभी देखी नहीं, मौज मस्ती मारते रहते और हमारे से तो इनका कुछ पाला नहीं पड़ता है। अब एक स्टूडेंट आता है जो बहुत सहमा सा हुआ था और उसका नाम था सतीश।
पुलिस वालों को लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा डरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कुछ छुपा रहा है, इसे कुछ पता है। तो वो सतीश से बात करने की कोशिश करते हैं कि हमें बताओ क्या जानते हो आप। तो सतीश बताता है कि सर पुणे में जितने भी मर्डर हुए हैं ना, उनके पीछे इन चारों का ही हाथ है। पुलिस वाले कहते हैं कि आप इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो। कहता सर मुझे इन लोगों ने खुद ही अपने मुंह से बताया था, और साथ ही में इन्होंने एक और मर्डर किया था जिसमें एक 5वां बंदा भी इन्वॉल्व था, उसका नाम है सुहास चंद, तो आप उसको भी पकड़ लीजिए। पुलिस वाले अब जाते हैं और सुहास चंद को पकड़ लेते हैं, जबकि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो सतीश ने दे दी थी। तो वो सुहास चंद से बात करने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम एक मर्डर में इन्वॉल्व थे, हमें पता लग गया है, अगर तुम हमारे साथ अभी के अभी अपना गुनाह कबूल कर लोगे और साथ ही साथ हमारे गवर्नमेंट इन्फॉर्मेंट बन जाओगे ताकि हम उन चारों के अगेंस्ट कुछ भी सबूत जो हैं वो अरेंज कर सकें, तो तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो थोड़ी सुरक्षित रहेगी, तुम्हारा जो केस है वो थोड़ा सा ढीला बनेगा और तुम्हारी जो सज़ा है वो कम हो जाएगी। सुहास चंद ये सारी बातें सुनकर थोड़ा डर जाता है और वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि हाँ उसने एक क्राइम में, एक मर्डर में इन सब की हेल्प करी थी, और साथ ही साथ वो बाकी के मर्डर से रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन थी वो पुलिस को देने के लिए राजी हो जाता है और गवर्नमेंट इन्फॉर्मेंट बन जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद पुलिस वाले राजेंद्र, शांताराम, दिलीप और मुनावर को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आते हैं पूछताछ के लिए, और उसके बाद उनसे पूछताछ चालू करती है पुलिस। जिसके बाद ये सारे लोग कुछ उल्टी सीधी बातें बनाकर बातें घुमाने की कोशिश करते हैं ताकि इनके ऊपर कुछ शक ना जाए, कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती से पेश आते हैं तो ये सारे के सारे अपना गुनाह कबूल करते हैं और पुलिस को बताना शुरू करते हैं असली कहानी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पुणे 1 साल तक एक तरीके से लॉकडाउन में चला गया था और डर में जी रहा था। अब ये सारे लोग अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं, कैसे ये कॉलेज के स्टार्टिंग में सारे मिले थे, बहुत अच्छे दोस्त बन गए, जिगरी यार बन गए, और साथ ही साथ किसी को पढ़ाई लिखाई का शौक नहीं, सारे छोटे मोटे घरों से आते हैं, गरीब घरों से, मौज मस्ती मारना इनको पसंद था, इनको आवारागर्दी पसंद था, दारू पीना पसंद था, लड़कियां छेड़ते थे मिलकर, और साथ ही में राजेंद्र की ये सारी बातें सुनते थे तीनों मिलकर। और राजेंद्र ने पास ही में कॉलेज के पास ही 5 किलोमीटर की दूरी पर एक अपना शेड लेकर अड्डा सा बना रखा था, जहाँ पर ये बैठकर दारू वगैरह पिया करते थे और अपने सारे कुकर्म ये वहीं पर ही करते थे। अब इनको दारू की लत तो लग चुकी थी और रोज इनको दारू पीनी थी, लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे क्योंकि गरीब घर से आते थे, तो इन्होंने छोटी मोटी चोरियां करना चालू कर दिया। किसी की बाइक उठाकर बेच दी, किसी की साइकिल उठाकर बेच दी। लेकिन एक दिन राजेंद्र ने बोला कि बस अब बहुत हुआ, अब एक बहुत बड़ा हाथ मारा जाए, जिसके चलते अब हम कुछ ज़्यादा पैसा अपनी जेब में डालेंगे, कब तक छोटी मोटी चोरियां करेंगे। ये सारे लोग अग्री कर जाते हैं और ये साथ ही में सुहास को भी फंसा लेते हैं थोड़े बहुत पैसे की लालच देकर। अब ये डिसाइड करते हैं कि प्रकाश हेगड़े, जो हमारे कॉलेज के पास एक होटल है विश्वा नाम का, उनका जो लड़का है प्रकाश हेगड़े, वो हमारे साथ कॉलेज में ही पढ़ता है और उसके पापा का रेस्टोरेंट चल रहा है, अच्छा खासा पैसा आता होगा, हम भी वहाँ पर जाते रहते हैं कभी ना कभी। प्रकाश हेगड़े को उठाएंगे, उसका किडनैप करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जो फिरौती के पैसे हैं वो लेंगे और उसके बाद उसको छोड़ देंगे। और ये बोलते हैं सुहास को कि तुम जैसे तैसे प्रकाश को हमारे पास लेकर। सुहास को लगता है कि ये बंदे थोड़ा बहुत मारेंगे, पीटेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे और फिर छोड़ देंगे, लेकिन सुहास को नहीं पता था कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही घटिया किस्म के इंसान हैं, ये क्या क्या कर सकते हैं, ये सुहास को आइडिया भी नहीं। सुहास जैसे तैसे प्रकाश हेगड़े को उठाकर इनके पास शेड पर ले आता है, जहाँ पर ये चारों लोग उसका वेट कर रहे होते हैं और प्रकाश के आते ही उसको मारना पीटना शुरू करते हैं और उससे ज़बरदस्ती लेटर लिखवाते हैं अपने फादर के लिए कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, और उसके नीचे उसका साइन करवाते हैं, जो वो साइन करता है प्रकाश हेगड़े, और उसके बाद वो लेटर उससे ले लेते हैं। और ये लेटर उसके फादर को भेजने से पहले ही सुहास चंद भी हैरान हो जाता है ये चीज़ देखकर, वो उसको मार देते हैं। प्रकाश हेगड़े को वहीं पर ही नीली कलर की नायलॉन की रस्सी से गले का फंदा बनाकर उसे गले में डालकर उसका गला घोटकर उसकी जान ले लेते हैं। उसको किसी टीन के डब्बे में डालते हैं, ऊपर से पत्थर से भरते हैं, और जो उसके फादर का जो होटल था विश्वा नाम का, उसके पास में जो नदी थी वहाँ पर वो फेंक देते हैं। ये सब देख के सुहास बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है और आगे इनसे कुछ कॉन्टैक्ट नहीं रखता है। और उसके बाद उन्होंने अगले दिन उसके पापा के होटल के बाहर जाकर जो वो लेटर था वो उनके होटल में फेंक दिया ताकि वो पढ़कर देख सकें इसके बारे में क्या है क्या नहीं, और वो वहाँ से भाग गए। जब प्रकाश हेगड़े के फादर ने वो लेटर खोलकर पढ़ा उसके बारे में, तो वो भी हैरान हो गए कि उनका बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। और जब वो थोड़ा बहुत उस चीज़ को बिलीव करने लगे थे कि क्या पता सही में मेरा बेटा कहीं जा रहा हो और उसे पैसे की ज़रूरत हो, तो वो नीचे नोटिस करते हैं अपने बेटे का साइन प्रकाश हेगड़े। यहाँ पर उनका जो था वो डाउट वो चालू हो गया था, क्योंकि उनका बेटा जब भी घर के लिए कुछ भी लेटर लिखता था तो वो नीचे प्रकाश हेगड़े नहीं देवदास लिखता था। और इसी शक के चलते अब जो प्रकाश हेगड़े के फादर थे वो पुलिस के पास जाते हैं कि ये देखो मेरे बेटे ने लेटर लिखा है कि वो घर छोड़कर जा रहा है, उसे 1 लाख रुपए चाहिए, और नीचे उसने प्रकाश हेगड़े लिखा है जबकि वो देवदास लिखता है। पुलिस वाले इस केस में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो बोलते हैं कि आपके बेटे ने लिख कर भेजा है, वो खुद गया है, अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये कोई मिसिंग का केस नहीं है, कुछ भी केस नहीं है, हम नोट कर लेते हैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो है, बट इसके अलावा हम और कुछ नहीं हेल्प कर सकते, आपका बेटा अपनी मर्जी से गया।
इसके बाद इनकी तरफ से तो ये बहुत बड़ा हादसा हो चुका था, जहाँ से ये अपने आप को बचाने के लिए पुणे से भागकर कोल्हापुर जाते हैं और वहाँ पर भी ये सोचते हैं कि छोटा मोटा हाथ मारा जाए, थोड़ा पैसा बनाया जाए। तो ये किसी बिजनेसमैन के घर पे ध्यान रखते हैं, नज़र रखते हैं कैसे आता है, कैसे जाता है, क्या करता है, और एक दिन उसके घर चोरी के बहाने से घुस जाते हैं। अब उन्हें नहीं पता था कि वो बिजनेसमैन है, उनके पास गन भी होगी, उसके पास गार्ड्स भी होंगे, तो ये अपनी जान बचाकर भागते हैं और उसके बाद थोड़े टाइम बाद ये पुणे वापस आ जाते हैं कोल्हापुर से। उसके बाद ये जोशी फैमिली के मर्डर्स करते हैं, फिर अभयंकर फैमिलीज के मर्डर करते हैं और साथ ही में फिर आखिरी में जाके ये अनिल गोखले का भी मर्डर करते हैं। अनिल गोखले ने कुछ भी नहीं किया था। दरअसल अनिल गोखले का एक बड़ा भाई था जो राजेंद्र के साथ उसी की क्लास में पढ़ता था, जिससे कुछ मुठभेड़ हो गया होगा कभी, तो बस उसी के चलते राजेंद्र ने सोचा कि बदला लिया जाए। तो वो रोड पर जब अनिल जा रहा था तो पीछे से राजेंद्र बाइक से गया और उसको बोला कि चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। उसे जबरदस्ती लिफ्ट के बहाने अपने साथ बिठाया, शेड पर लेकर गया और वहाँ पर उसे मार दिया गया। अब पुलिस इनके अगेंस्ट एक बहुत बड़ा केस बनाती है इन सारे सबूतों के साथ, जिसके चलते पुणे कोर्ट 28 सितंबर 1978 को इन सब को फांसी की सज़ा सुनाती है, जिसको ये सारे के सारे चैलेंज करते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं और वहाँ पर अपील करते हैं कि हमारे को ये सज़ा दी जा रही है बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर हाई कोर्ट इनकी अपील को रिजेक्ट करता है। जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करते हैं कि हमारे को जो ये सज़ा दी जा रही है एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बहुत गलत सज़ा है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो भी इनकी अपील को रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद ये राष्ट्रपति को भी अपील करते हैं कि हमारे को ये जो सज़ा दी जा रही है बहुत ही गलत सज़ा है, ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, हमारे को गला घोटकर ऐसे हमारे को फांसी में लटक कर अपनी सज़ा मत दीजिए, हमें इलेक्ट्रिक शॉक पर दीजिए, वो ज़्यादा आसान है, वो ज़्यादा। लेकिन इनसे कोई बात पूछे, इन्होंने आज तक जितने भी 10 लोग मारते सबको तो इन्होंने उस नीली नायलॉन की रस्सी से गला घोट कर मारा था। तब इन्होंने नहीं सोचा था कि किसी को दर्द होगा या क्या होगा, कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी। खैर, इसी के चलते राष्ट्रपति ने भी इनकी जो अपील थी वो रिजेक्ट करी। ऐसे करते करते 6 साल बीत जाते हैं, लेकिन आखिरी में जाके इनको फांसी की सजा मिलती है। इसके बाद से पुणे में जो डर का माहौल था वो थोड़ा सा तो कम हुआ, लेकिन एक बारी जो डर बैठ जाता है लोगों में वो फिर कभी नहीं जाता। तो आप देख सकते हैं कैसे कुछ 4 दोस्तों ने मिलकर आसपास के कितने सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने की सोची, कैसे उन्होंने एक पूरे शहर को डर के माहौल में बिठा दिया कि 1 साल तक लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं आते थे, अनजान लोगों पे विश्वास करना बंद कर दिया, दुनिया उनके लिए बहुत ही सहम गई थी। कैसे इन 4 लोगों ने अपने बस शौक पूरे करने के चक्कर में इतने सारे लोगों की जान ले ली। तो अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, अपने व्यूज़ कमेंट्स में बताइए, और अगर आपके पास कुछ ऐसी कहानियाँ हैं या ऐसे केसेस हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं, आप सब लोगों के साथ शेयर करूं, तो कृपया नीचे दी गई मेल आईडी पर वो शेयर करें। मैं जल्दी एक और नया केस लेकर आऊंगा जिसके बारे में हम बात करेंगे। जय गुरु जी।